हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके। अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आज आप लोगों का क्विज है, ठीक है? इस क्लास के फौरन बाद 1:30 बजे 1:30 पे मैंने बताया था ना आपको। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? जी सर, सुन रहे हैं। जी सर। अच्छा जी, मैं ऑन करता हूँ। हमने यहाँ पे लास्ट क्लास में लेक्चर प्लान किया था और वो था कि साइनसॉइडल वेवफॉर्म या अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म में हम कितनी तरह की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। ये स्लाइड नजर आ रही है भाई? यस सर। आ रही है। स्लाइड नजर आ रही है ना आपको? जी सर। हाँ, एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, एक पीक वैल्यू होती है, पीक टू पीक वैल्यू होती है, एक आरएमएस वैल्यू होती है और एक एवरेज वैल्यू होती है। एवरेज वैल्यू साइनसॉइडल की 0 to 0 होती है, तो हम हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू लेते हैं क्योंकि ये हमारी काफी जगह पे यूटिलाइज होती है, क्योंकि साइनसॉइडल बहुत सारी जगह पे जाके अपनी शेप को चेंज कर लेती है। आगे चल के आप देखेंगे कि वेवफॉर्म्स बहुत सारी किस्म की वेवफॉर्म्स आप पढ़ रहे होंगे जिसमें वो शेप अपनी चेंज कर, ठीक है ना? तो इसलिए एवरेज का हमें एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, मैंने आप लोगों को आरएमएस और एवरेज की निकालने की बात बताई थी कि ये कैलकुलेट कैसे होती है, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो वो आपको मैं तरीका बता देता हूँ, तो पहले उसको देख लीजिए। कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, इसको नोट कर लें। देखें, एवरेज वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। एवरेज क्या होता है? जैसे अगर मैं वोल्टेज एवरेज की बात करूं तो एवरेज हमारे पास क्या होता है कि आप तमाम वैल्यूज को सम करें। अब अगर एक कॉन्टिन्यूस वेव है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस वेव है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये साइनसॉइडल की बात करूं, तो इसकी एवरेज वैल्यू तो आपको जैसे मैंने बताया पूरी साइकिल की 0 होती है। तो अगर मैं हाफ साइकिल की बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक की मुझे तमाम वैल्यूज का सम लेना है, 0 से लेकर पाई तक। ज़ाहिर है ये चूंकि इनफाइनाइट वैल्यूज है तो मुझे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। इसको डिवाइड करेंगे हम इसके टाइम पीरियड से, जो कि पाई होगा, ठीक है? इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर पाई तक। या इसका जनरल फॉर्मूला पहले लिख लेता हूँ। किसी का भी जनरल फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लीजिए। 1/t टाइम पीरियड 0 to टाइम पीरियड फंक्शन dt, ये इसका जनरल फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ये इसका फॉर्मूला है एवरेज का, जिसको हम मीन भी कहते हैं। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, जी सर। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये बेसिकली तो ये मीन का ही फॉर्मूला है। तो ये इसका 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 ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब जब इसको अप्लाई करें आप, यहाँ पर आप इसका टाइम पीरियड कितना लेंगे, पाई, और ये 0 से पाई तक चल रहा है, हम हाफ वेव को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? ये और फंक्शन क्या है इसका, इसकी पीक अगर वीपी है तो ये फंक्शन है वीपी साइन थीटा डी थीटा। जो लिमिट्स हैं रेडियन में, तो एंगल पी यहाँ पर डिफरेंशियल भी रेडियन में आ गया। तो ये क्या आएगा, वीपी अब बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस साइन लगा दिया 0 से पाई। ये माइनस साइन को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो लिमिट जब हम लगाएंगे तो पहले 0 की लिमिट लगा देते हैं, कॉस 0 माइनस कॉस पाई। तो cos 0 कितना होता है 1, और cos पाई कितना होता है -1। तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2। ये आपके पास आ गया 2 VP ओवर पाई। ये आपके पास आ गया 2 VP ओवर पाई, ठीक है जी। ये हमने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की 2 VP ओवर पाई। अब जरा आप देखें, जो आपने कल वैल्यूज देखी थी वो ये थी, ये एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल की आई थी 2/पाई × VP, यानी 2 VP ओवर पाई। तो मैंने आपको बताया था ना, ये रिजल्ट आ रहा है बेसिकली, जिसको आप ड्राइव कैसे करेंगे, जो मैंने अभी आपको तरीका बताया। ये समझ में आया आपको? फार्मूला ये होगा, फार्मूला जिसको कहते हैं ना, वो ये चीज, ठीक है? ये जनरल फार्मूला है। कोई बात समझ में आई? हेलो, आवाज आ रही है?
हेलो हेलो, मैं मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो हसन, जी सर आ रही है। हसनैन, अरे तो बोलो तो यार, मैं अकेला बोले जी जा सर रहा आ हूँ। रही है। ये समझ में आ गया सर एवरेज वो का? अच्छा एवरेज जी समझ में आ सर। गया। जी अच्छा सर। आरएमएस आपने क्या पढ़ा था, याद करें। आरएमएस क्या पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा था 70.7%, याद है, ऑफ पी। तो वैल्यू क्या आई थी? 0.707 ऑफ पी। ये आई थी ना आरएमएस, जल्दी से बताएं। तो इसका फार्मूला क्या होता है आरएमएस का, वो नोट कर लीजिए। ये फार्मूला बता रहा हूँ, देखें। ये क्या था? मीन। ये क्या है? रूट मीन स्क्वायर, यानी मीन तो आएगा ही आएगा, उसका स्क्वायर भी होगा, उसका रूट भी होगा। तो पहले रूट कर लेते हैं। ये रूट कर लिया मैंने, ठीक है जी, 1/, रूट हो गया। उसके बाद मीन कर लेते हैं, रूट मीन। मीन क्या था? वही फॉर्मूला 1/t, 0 to t। उसका स्क्वायर फंक्शन का होगा v ऑफ t, इसका स्क्वायर, और ये dt। ये है जनरल फॉर्मूला, इसको आप बॉक्स कर लीजिए। ये पीआरएमएस का फॉर्मूला। अब अगर मैं साइनसॉइडल वेवफॉर्म लूं और पूरी वेवफॉर्म की आरएमएस निकालूं, तो ये आनी चाहिए, ये रिजल्ट था पूरी वेवफॉर्म की। तो अब जरा हम इसके आरएमएस निकाल के चेक करते हैं। तो आरएमएस हम निकालेंगे तो पहले तो हम 1/, टाइम पीरियड इसका 2 पाई होगा पूरा, और लिमिट्स भी 0 से लेकर 2 पाई तक ही ले रहे होंगे। और वी और स्क्वायर करेंगे तो वीपी का स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। बताइए, सब्स्टिट्यूशन सही की मैंने। वीपी का स्क्वायर को वीपी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 1/2 पाई। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल होता ही नहीं है, तो ये चेंज कर देंगे 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 इनटू डी थीटा। ये आपने चेंज कर दिया, ठीक है जी। यहाँ कर लेते हैं वीपी, अंदर क्या आएगा? ये लिमिट वही लगेगी, ये 1/2 बाहर आया, ये क्या बना? 1/4 पाई और डी थीटा माइनस 1/4 पाई, अलग अलग कर दिया मैंने, cos 2 थीटा डी थीटा। लिमिट वही रहेंगी जो हमने पढ़ा है। यहाँ पे चलते हैं वी आर एम एस, इसके बराबर आएगा वीपी, अंदर क्या आएगा? 1/4 पाई। लिमिट क्या थी? 2 पाई और 0, 2 पाई माइनस 0, ये लिमिट लगा दी, माइनस cos 2 थीटा की क्या इंटीग्रल क्या होता है? sin 2 थीटा डिवाइड बाय 2, तो 1/8 पाई हो गया, डिवाइड बाय 2 करेंगे, और ये आएगा sin 2 थीटा, और लिमिट क्या होगी? 0 से 2 पाई, ठीक है जी। बीपी अंदर क्या आएगा? 1/2 पाई और 4 पाई 2 माइनस 1/8 पाई। इसको जब आप करेंगे तो ये क्या आएगा बताएं? sin 2 थीटा में 2 पाई रखोगे तो sin 4 पाई, जिसको जो होता है 0 माइनस, और जब 0 रखूंगा तो sin 0 भी 0, ठीक है जी। तो 0 माइनस 0 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये आपका रिजल्ट क्या आया बताइए? V2/2, जो के बराबर होता है 0.707। ये चीज, तो बेसिकली ये दो फॉर्मूले हैं, एवरेज और आरएमएस। ये बात समझ में आई सबको? जल्दी से बताइए। सर। हेलो सिराज, जी सर। ये क्लियर है बात? यस सर। ओके, तो आगे चलता हूँ, ठीक है जी। ओके, ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया थी सारी चीजें। उसके बाद हमारे पास एंगुलर मेजरमेंट आती हैं, ये रेडियन की है, तो ये तो हम सब जानते ही हैं, इसलिए इसको बताने की जरूरत नहीं कि एंगुलर मेजरमेंट में आपके पास एक रेडियन जो होता है वो 157.3 डिग्री के बराबर होता है, यानी जब रेडियस इसकी आर्क लेंथ के बराबर हो जाए तो उसको 1 रेडियन एंगल कहते हैं। 0 डिग्री 0 रेडियन, 45 डिग्री π/4। अच्छा, ये एक चीज याद होनी चाहिए आपको। अच्छा, इसको भी मैं आसान तरीके से करवा सकता हूँ आपको। कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसको भी हम व्हाइट स्क्रीन शेयर करवा लेते हैं, रेडियन में कन्वर्जन बता रहा हूँ। ये रब कर देते हैं, देखें इसको जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए नॉर्मली हमारे पास 0 डिग्री होता है, ये बहुत करीब हो गया, 30 डिग्री होता है, 45 अगर बीच में लिखना चाहे तो लिख लें, 60 डिग्री होता है, वरना तो 30 के डिफरेंस ज्यादा होता है, 90, 120 डिग्री होता है, 150 डिग्री होता है, और 180, 210 होता है, 240 होता है, 270 डिग्री होता है।
300 होता है, 330 होता है और 360। जी भाई, सिराज, समीर, आवाज आ रही है आप लोगों को? हसनैन, जी सर, जी सर, ये समझ में आ रहा है आपको? 30-30 के फर्क के साथ मैंने लिखा है, सिर्फ ये 45 बीच में आया, बाकी सब मैंने जी 30-30 सर। के फर्क के साथ लिखी। ये बात क्लियर है? यस सर। अब देखिए एक चीज आपको याद करनी है, का 0 रेडियन होता है, ये बात याद रहेगी, बोले? जी सर। और 360 का कितना होता है? 2 पाई होता है, और 180 का पाई होता है। ये तो पता है ना, बातें आपको पता है? यस सर। 180 का होता है आधा 90, ये आधा है तो इसको भी आधा कर दो, आधा कितना होगा? पाई बाय 90। ठीक है, यहाँ तक बात सही है? यस सर। अच्छा, अब 90 से आप इधर जाएंगे तो ये वैल्यू कम हुई ना 60। यस सर। तो आप इसकी वैल्यू को कम कैसे करोगे? डिनोमिनेटर बढ़ा दो, 2 की यहाँ पे 3 लिख दो। ये वैल्यू और कम हुई, आप डिनोमिनेटर और बढ़ा दो, 4 लिख दो। ये वैल्यू और कम हुई, आप डिनोमिनेटर और बढ़ा दो। देखो 60 का आधा हुआ है 30, तो इसका आधा कितना होगा? इन पाई बाय 3 को डिवाइड बाय 2 कर दो, पाई बाय 6। ये वैल्यूज आप कम से कम याद कर लो, ऐसे भी याद ही हो जाएंगे। 90 पाई बाय 2 होता है, 60 पाई बाय 3 होता है, 60 का आधा 30 होता है, पाई बाय 6 होता है। क्या पहले? यस सर। देखिए 90 का आधा 45 होता है, 45 90 का आधा होता है, यस सर। तो पाई बाय 2 को एक और 2 से डिवाइड कर दिया, 4 हो गया। 60 का आधा 30 होता है, तो पाई बाय 3 को एक और 2 से डिवाइड कर दिया, पाई बाय 6। अब आगे जितने भी वैल्यूज है ना, वो सब आप जबानी याद कर सकते हैं, इन सब के मल्टीपल्स हैं। देखें ये 120 है, आप 0 भूल जाए, सबके 0 भूल जाए, सिर्फ देखें 12 किसका मल्टीपल है? इधर भी 0 भूल जाए। 4 का। 3 का मल्टीपल है कि 6 का मल्टीपल है? तो नहीं, दोनों का। इसको रहने दे, इस पे 0 नहीं है ना। अरे सुन तो लो, अल्लाह के बंदे, 0 है ना, जिस जिसमें 0 है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये सब 0 भूल जाए, कोई 45 को भी रहने दो, इसमें 0 नहीं आ रहा। बताओ 6 का मल्टीपल है कि 3 का? 12 किसका है? तो दोनों का है। दोनों का है ना, तो दोनों का जब होगा तो हम बड़ी वैल्यू लेंगे, तो बड़ी वैल्यू 6 है, क्योंकि अगर मैं छोटी वैल्यू ले लूंगा ना, तो वो दोबारा कट कटा के वही वही आंसर आएगा जो बड़ी वैल्यू से डायरेक्ट आ जाएगा। तो फिर मैं छोटी वैल्यू क्यों लूं, मैं बड़ी लूंगा। बताएं 6 का मल्टीपल क्या है? 12। 6 इस पे 2 आता है, सर। जल्दी बताओ। 2 सर। तो 6 2 12, तो आप कहोगे ये आएगा 2 पाई बाय 3। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 60 का था, ये 20 का होगा। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, इसी तरह 15, ये किसका मल्टीपल है? 6 का कि 3 का? 3 का सर। 3 का। बताओ कौन सा आएगा? 3। 5। तो 3 का क्या है? पाई बाय 6। 5 तो 5 और यहाँ 6। आप लिखते हैं 5 पाई बाय 6। आई बात समझ में? यस सर। कितना आसान है यार ये। अच्छा, अब आ गया 180, ये है 18। 18 किसका मल्टीपल है? 6 का 3 का? हाँ, तो 90 का होता है। 90 का भी है, 9 का भी है, 6 का भी, 9 का भी है। जी सर। 9 2 सा है ना? यस सर। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 पाई बाय 2, आंसर क्या आया? 5 सर। 5 आ गया ना आंसर। अब आया यस आगे सर। 21 किसका मल्टीपल है? तो 30 21 का। 6 का 3 का तो 3 का। मल्टीप्लाई बताओ। 3 7 किसका आएगा? 7। 7 सर। तो 7 7 पाई बाय 6, ये 24 बताओ किसका है? 3 का 6 का? तो 6 का। जल्दी, 6 का नंबर बताओ। तो 4। 4 पाई बाय 3। 27 बताओ। तो 90 का। 3 का है ना? तो 9 का। यस सर। मैं 3 से कर रहा हूँ, 3 9 27, 9 पाई बाय 6, वो दोबारा कटेगा, तो ये क्या आएगा? 3 पाई बाय। आ गया कि नहीं आया? 3 पाई बाय। यस सर। ये 9 का भी हो गया। अच्छा 30 बताओ। 6 का भी, 3 का भी, 6 5 5 पाई बाय 3। ये 33 बताओ, ये 11 पे है, 11 पाई बाय 6। और ये 36 किस पे है? 36 3 का भी है, 6 का भी, 9 का। मैं 3 से करता हूँ, तो 3 पे क्या आएगा? 12 पाई बाय 6। कट के क्या होगा? आई बात समझ में? तो ये चीज अगर आपके जहन में हो तो आप हर चीज निकाल सकते हैं इनके मल्टीपल। बात क्लियर हुई? यस सर। सिराज, यस सर। हसन, जी सर। ओके। तो ये आपने रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन एक आपको आइडिया होना चाहिए। सिर्फ इसको फार्मूले से नहीं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप। ठीक है जी, ये फार्मूला है, फार्मूला नोट कर लीजिए, रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन। ठीक है जी।
अच्छा साइन वेव एंगल ये आप सब जानते हैं, 0 डिग्री है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0, π/2, पाई, 3π/2, ये तो मैंने आपको करवाया था। ये डिग्रीज में वेव लिखी हुई है, ये रेडियंस में वेव लिखी है, तो ये बड़ी बेसिक चीज है, तो कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा फेस, फेस का क्या मतलब होता है, जल्दी से बताइए। फेस कोई जानता है फेस को? हाँ, फेस से क्या मतलब, जल्दी से बताओ, कोई बता सकता है? नो सर, कोई आइडिया नहीं। हेलो, सर आइडिया नहीं है इसका वाले पे। फेस बताइए। आइडिया नहीं है। अच्छा याद रखो, फेस का जस्ट मतलब सिर्फ एक ही होता है, लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड एंगल। क्या मतलब होता है? फेस का एंगल। मतलब होता है एंगल। जब आप कहते हैं ना 3 फेस की सप्लाई आ रही है हमारे घर में, ये कहते हैं ना लोग 3 फेस की सप्लाई आ रही है। यस सर। 3 फेस की सप्लाई बेसिकली क्या होता है, 3 डिफरेंट एंगल्स होते हैं, एक साइनसॉइडल, फिर ये दूसरी 120 से शुरू होने वाली दूसरी साइनसॉइडल, और फिर ये 120 से शुरू होने वाली तीसरी साइनसॉइडल। ठीक है ना? यस सर। ये तो इसी को तो हम 3 फेस की सप्लाई कहते हैं। तो बेसिकली वो 3 120 डिग्री के एंगल के फर्क के साथ है, तो इसलिए इसको फेस डिफरेंस कहते हैं। तो फेस क्या है? एंगल है। ठीक है, अब इसमें अगर एक वेव हो ना, तो इतना फेस का मतलब यानी सिंगल फेज जिसको कहते हैं, तो एक ही वेव आ रही है, तो उसमें इतना कोई एंगल का मसला नहीं होता भाई, ये इसका फेस 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री या π/2 है, ये 180 है, ये जो भी ले लो फेस ले लो। मसला कब होता है, जब आपके पास 2 वेव आती है, तो आप कंपेयर करते हो फेज एंगल को। तो फेस मतलब सिंपल आप अभी फिलहाल क्या लेंगे, एंगल। ठीक है, ओके सर। क्या लेंगे, एंगल। आगे चलिए, ये देखें यहाँ पर 2 वेव्स आ गए। ठीक है, अब देखें इन 2 वेव्स में अगर मैं आपसे पूछूं सिराज कि इस फेज ए और बी में कितना फेज डिफरेंस है, तो आप कहेंगे यार ये 0 से शुरू हो रही है और ये 90 से शुरू हो रही है, तो इनका फेज डिफरेंस कितना आएगा, 90 डिग्री है। क्या यस करें? सर। यस सर। और अगर मैं पूछूं इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो आप कहेंगे इन दोनों में भी 90 है। जी सर। मगर एक डिफरेंस है कि इनमें से एक वेव आगे है, एक पीछे, एक आगे है, एक पीछे। तो अगर मैं पहली डायग्राम की बात करूं, इसमें कौन सी वेव आगे कौन सी पीछे, इनमें से सर। ए आगे है या बी आगे है, सर ए आगे है। ये कैसे पता चले, कैसे पता क्यों? चले? क्योंकि यहाँ से दिख रहा है आपको, ऐसे ही है ना? जी सर। देखिए आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ए आगे है। देखिए एक बात याद, ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस को समझें, ये टाइम है। ठीक है, अब एक वेव यहाँ से शुरू हो रही है, एक वेव जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 5 बज रहे थे, 5 PM, इससे पहले बज रहे होंगे 4 PM, तो पहले कौन सी शुरू हो रही है, ये वाली वेव। यस सर। तो जो पहले शुरू हो रही है वो ज्यादा आगे पहुंच चुकी है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर जितना आप जाएंगे तो उसको हम कहते हैं ये आगे है, और आगे को हम लेफ्ट लीड से रिप्रेजेंट करते हैं, लीड। और जितना आप राइट हैंड पे जाएंगे वो पीछे है, उसको हम वर्ड लैग से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं कि ए जो है वो बी से लीड कर रही है 90 डिग्री, ये लिखा हुआ है, ए लीड्स बी बाय 90 डिग्री। और ओके उल्टा हम सर। कह सकते हैं बी ए से लैग कर रही है, बी लैग्स ए बाय 90 डिग्री। आई बात समझ में? यस सर। इसी तरह से यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बी जो है वो ए से लीड कर रही है, बी लीड्स ए बाय 90 डिग्री, और ए जो है वो बी से लैग कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इक्वेशंस देखो, इसमें ए की इक्वेशन लिखते हैं, उनकी पीक वैल्यू को हम ले लेते हैं लेट्स से वी पी, पहले मैं पीक वैल्यू को मैं ले लेता हूँ वी पी। ए की इक्वेशन क्या होगी, मैं कहूंगा ए की इक्वेशन ये होगी कि वो 0 से शुरू हो रहा है, इसका फेज डिफरेंस नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगा सिंपल वीपी साइन, या थीटा ना लिखे हम इसको ओमेगा टी लिखते हैं। तो बी की क्वेश्चन क्या होगी इसमें, मैं कहूंगा बी जो है वो है वीपी साइन, ब्रैकेट लगाएंगे ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ फेज एंगल आ रहा है। अब ये क्या कर रही है, बी जो है वो पीछे रहेगी। ठीक है ना, पीछे रह जाने वाली को हम क्या कहेंगे, हम पीछे रह जाने को प्लस 90 कहते हैं, प्लस 90। अच्छा ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 0 कब हो रहा है, इस एक्सिस का नाम ओमेगा टी है, जब ओमेगा टी कितना पहुंच रहा है 90 पर, ये पॉइंट 0 है। तो अगर उल्टा लिख गया यार, प्लस नहीं सॉरी, ये -90 होगा, -90, क्योंकि इसको मैं ओमेगा टी कह रहा हूँ, जब ओमेगा टी यहाँ पहुंचता है तो ये 0 है, तो ओमेगा टी यानी जब 90 पहुंच रहा है तो ये -90 लिखा हुआ है, तो आंसर क्या है 0, तो ये 0 होगा। देखिए आई बात समझ में? तो माइनस का क्या मतलब है, पीछे रह जाना। और इस वाली क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ जी एक्सिस पर ए की की क्वेश्चन अभी भी यही है, वीपी साइन ऑफ ओमेगा। ठीक है, और बी की क्वेश्चन क्या है, बी की क्वेश्चन है वीपी साइन ओमेगा टी तक, तो ये रहेगी।
मगर ये b आगे है तो यहाँ प्लस साइन है, प्लस 90। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अब इसमें जीरो क्रॉसिंग कहाँ हो रही है? -90 पर, यानी इस जगह में -90 जब प्लेस करूंगा तो आंसर जीरो क्रॉसिंग आएगा, यानी कि 0 डिग्री। आई बात समझ में सबको? यस सर। अच्छा आगे चलिए, ये लीड लैग का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, व्हाट आर द फेज एंगल बिटवीन टू साइन वेव्स इन पार्ट ए जी, फेज डिफरेंस पूछ रहा है। इसमें से एंगल को जाना है, पता है इसमें कितना डिफरेंस है ए और बी में? ये डिफरेंस है या नहीं? अगर डिफरेंस नहीं होता तो इसको कहते हैं इन फेज। क्या ये दोनों वेव्स इन फेज हैं? और अगर इन फेज नहीं है तो डिफरेंस बताएं। ये क्या कहते हैं सर? इन फेज है या 45 का डिफरेंस है। 45 का है। और आगे कौन सी लीड कौन कर रही है? ए कर रहा है लीड या बी लीड कर रहा है? तो लीडिंग दोनों कौन सी है? सेम है, सॉरी, तो एक साथ ही जा रहे हैं। अबे एक साथ जाएंगे तो फिर ये डिफरेंस कैसे आ गया फेज का? पागल, फेज डिफरेंस होगा तो जाहिर है कोई आगे कोई पीछे। अगर एक साथ होंगे तो इन फेज होंगे, फेज डिफरेंस ही नहीं होगा जी। कोई और बता दे। हसन, हसनैन, भाई आप लोग मेहमान हो क्या? हेलो हसन, हसनैन, भाई आप भी बोल लो। इनमें ए और बी में आपको कौन सी लीडिंग दिख रही है? आगे कौन है? सर बी है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, आपको याद है ना कि लीडिंग के अंदर जो हमारे पास आया था मसला, वो था प्लस का इक्वेशन। क्योंकि इक्वेशन अगर बनाऊं तो ए की इक्वेशन क्या बनेगी? ए की इक्वेशन तो सिंपल बीपी साइन ओमेगा टी, क्या ख्याल है? यस सर। और बी की इक्वेशन क्या बन रही है? इसकी पी डिफरेंट है तो इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, साइन ओमेगा टी। अब देखिए ये जीरो क्रॉसिंग कब आ रही है? 45, यानी जब ये 45 होगा तो इसको जीरो होना चाहिए। तो यहाँ जाहिर सी बात है मुझे यहाँ -45 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब ये 45 आएगा तो 45 - 45 जीरो होगा ना। इसका क्या मतलब है? बी जो है वो लैग, तो फिर ए जो है वो लीड कर रहा है। आई बात समझ में? आपने उल्टा बता दिया सिर्फ। यस सर। देखिए ए यहाँ इसकी जीरो क्रॉसिंग पहले आ गई, इसकी बात आ रही है, तो ए इज लीडिंग। इसी तरीके से मैं यहाँ पर सवाल पूछूं तो यहाँ पर बी लीड कर रहा है और डिफरेंस है 30। बी लीड्स ए बाय 30 डिग्री। ठीक है जी, यस सर। पढ़े क्या लिखा है? बी लैगिंग साइन वेव ए, इसमें रिजल्ट कहाँ लिखा है? बी लीडिंग साइन वेव है। नहीं, इसमें बी लैग कर रही है, इसमें बी लीड कर रही है, जो हमने अभी बात कही। ठीक है, यस सर। साइन वेव फार्मूला इन्होंने अब बताया है, हमने पहले लिख लिया था कि y यानी यहाँ पर वोल्टेज या करंट जो भी होगा, पीक इनटू साइन ऑफ थीटा या ओमेगा टी। मैंने कल बताया था थीटा लिखें या ओमेगा टी लिखें एक ही बात होती है, दोनों का यूनिट रेडियन होता है। ठीक है, तो ये तो उन्होंने इसकी मुख्य चीजें बताई हैं, ये तो हमने कल डिस्कस कर लिया था। ये एक्सप्रेशन आ गई शिफ्टेड की। देखिए इधर को शिफ्ट कर रही है तो माइनस साइन आ रहा है, ये बात मैंने अभी करवा दी। ठीक है ना, और इधर को शिफ्ट करेगी तो प्लस साइन आएगा, यानी राइट पे शिफ्टिंग से माइनस, लेफ्ट पे शिफ्टिंग से प्लस। यहाँ तक क्लियर बात? यस सर। Okay. Wow. Determine the instantaneous value at the 90 degree. The reference point on the horizontal axis for each voltage sine wave. 90 डिग्री पर वो पूछा इनकी वैल्यूज क्या है। तो पहले तो आप एक काम करें, इनकी ना आप वो बना लें इक्वेशंस, फिर 90 डिग्री पे निकालेंगे। तो पहले इक्वेशन ए की बनाएं। ए की इक्वेशन क्या है? ए की इक्वेशन है पी है इसकी 10 और साइन ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि जीरो क्रॉसिंग से गुजरा है। सही कह रहा? यस सर। अच्छा, बी की इक्वेशन है, बी क्या है? बी की पीक है 5 और ये कहाँ से गुजर रहा है? -20। तो ये चूंकि लेफ्ट पे गया है तो हम इसमें +20 करते हैं, प्लस करेंगे ना। यस सर। और सी की पीक है 8 और साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये गया है राइट पे 45, इसको हम माइनस। अब वो पूछ रहा है कि कहाँ निकालना है? 90 पर। तो ओमेगा टी की वैल्यू 90 रखें और तीनों को निकाल लें। तो अगर मैं यहाँ 90 रखता हूँ तो ए की वैल्यू कितनी आती है? साइन 90 1 होता है तो 10। बी की वैल्यू कितनी आती है? आप कहेंगे सर ये आएगा 5 इंटू साइन 90 + 20 कितना होता है? 110। कैलकुलेटर निकाल लें। और सी 8 साइन 91 45 ये भी कैलकुलेटर निकाल। बताइए जल्दी से कितनी आ रही है?
जल्दी से बताओ। सर v की वैल्यू -0.32 आ रही है। इसकी तो आ रही है 4.698 और इसकी कितनी आ रही है? तो मेरे पास माइनस नहीं आ रही है। तो गलत क्या होगा? मैं क्या करूँ? गलत मदद करके बैठ जाओ। माइनस तो आ नहीं सकती ना, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का प्लस नहीं होता बेवकूफ। ये बताओ तो मुझे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? हाँ तो बस गलत की ना। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू। चेक करो कैलकुलेटर से, तो सही करो ना यार मेरे भाई, वो भी गलत कर दो क्या? ये आंसर चेक कर ले। है जो हमने किया वही आंसर आ रहे हैं। ऐसा सही है, ऐसा रेडियन में आ रहे थे आंसर। हाँ तो आप अजीम इंसान है, मैं क्या करूँ? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई कि नहीं हो गई ये बताओ। यस सर हो गई। आगे चलते हैं फिर। अच्छा जी, ये हमारी आखिरी स्लाइड थी। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन हो गया साइनस वाला का। अच्छा, इसके बाद हमने एक छोटी सी नई चीज पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड, हेडिंग दीजिए फेजर्स। हेडिंग दीजिए फेजर्स। ये नजर आ रहे हैं फेजर्स? यस सर। अच्छा, फेजर्स बेसिकली क्या है कि हम जब ये इसको साइनस वाले को रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, या आपने ईएनए में भी पढ़ेंगे आप डिटेल्स जाकर, तो उसको उसकी एक शॉर्ट फॉर्म या एक सिंप्लीफाइड फॉर्म फेजर कहलाती है। तो फेजर को हम जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? फेजर बेसिकली क्या होता है, ये एक वेक्टर की तरह की चीज होती है। सर आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। हेलो, सर आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही थी पहले। अच्छा अब आ रही है आवाज? जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये फेजर्स वेक्टर की तरह की चीज होती है, ठीक है? क्योंकि वेक्टर क्या होता है, अगर मैं एक्सिस बनाऊं और आपसे कहूं कि ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर की जो लेंथ है वो क्या चीज रिप्रेजेंट करती है? इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है? और जो इसकी डायरेक्शन है यानी एंगल, डायरेक्शन, वो एंगल जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से आपके पास अगर आप साइनसॉइडल वोल्टेज की बात करें, ये एक साइनसॉइडल वोल्टेज है, जैसे मैंने अभी बताया कि इसको बना लेते हैं, ये ए है, ए की क्वेश्चन क्या होगा बताएं? वीपी साइन ऑफ ओमेगा टी, ये होगी ना? यस सर। बोलो, अगर मैं ये बना दूं, ये इससे थोड़ा यस सा, सर। इसका नाम हमने दिया बी, ये है सपोज दैट थीटा। बी की क्वेश्चन क्या होगी? बी की क्वेश्चन बी को है वीपी साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये राइट पर आए तो माइनस साइन लगेगा, माइनस थीटा। और अगर मैं यहाँ पे बना लूँ ये इसको हम सी नाम लेंगे, सी की क्वेश्चन क्या होगी बताएं? वीपी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, इसको कहते हैं फाई है, फाई। अच्छा, अब अगर देखें हो सकता है इन सबके पीक भी डिफरेंट हो। ये तो मैंने अभी एक लिख, तो इसको हम 1 कर देते हैं, इसको हम 2 कर देते हैं, इसको हम 3 कर देते हैं। तो अगर आप गौर करें, बड़ी मतलब एक बुनियादी सी बात पे गौर करें, तो अगर आप देखें तो इस पूरी क्वेश्चन में और इन सब इक्वेशंस में बुनियादी चेंज किसका आ रहा है? या तो मैग्नीट्यूड का आ रहा है या एंगल का आ रहा है। क्या कहते हैं आप लोग? यस सर। गलत कह रहा हूँ? तो हमने सोचा कि यार ये दो चीजें तो वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक वेक्टर लूं ए लूं, जिसको हम फेजर कहते हैं यहाँ पर, तो ये जो मैग्नीट्यूड है इसको हम इसकी यानी इसका जो ये एम्पलीट्यूड है इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं वी, और यहाँ पर जो फेज एंगल है ओमेगा टी तो कांस्टेंट है सर, इसको हम कह देंगे ये इसकी डायरेक्शन है, यहाँ 0 डिग्री है। इसको इस तरह से तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बी को कैसे लिखूंगा मैं? बी इसको 1 कर देते हैं, बी की का जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ मैग्नीट्यूड बन जाएगा Vp2 और एंगल आ जाएगा माइनस थीटा, और सी जो है वो बन जाएगा Vp3 और एंगल आ जाएगा पाई। इसमें आप देखें ओमेगा 2 पाई एफ, यानी अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखें आप, फ्रीक्वेंसी को चेंज ना होने, तो ओमेगा टी भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है? और अगर वो कांस्टेंट हो जाएगा तो सिंपल हम इसको फेजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फेजर क्या है? ये है, यहाँ पर मैं यहाँ पर आता हूँ, ज्यादा बात नजर आएगा। तो ये आपका वेक्टर ए हो गया, ठीक है जी, और ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो ये आपका
ऊपर पॉजिटिव आ रहा है ये थीटा, ये वेक्टर सी हो गया, और अगर नीचे की तरफ आएंगे ये वेक्टर आपका बी हो गया, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है माइनस फाइव, उल्टा लिख दिया मैंने। ये फाइव है, सॉरी ये फाइव है और ये थीटा है। बात समझ में आई? इधर तो क्यों हम यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि इस वाले आप एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो वहां पर सिर्फ दो चीजें वेरिएशंस में आ रही है फेजेस में, उनका मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड और उनका फेज एंगल, और बाकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो हम इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? हेलो हेलो सिराज, जी सर, आगे समझ में। हसनैन, अच्छा जी आगे चलते हैं। देखें ये इन्होंने बताया है फेजेस का, ये के मैग्नीट्यूड, की डायरेक्शन 245, 3, 180, ये तो डिफरेंट हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ साइन वेव, साइन वेव को फेज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कि मिसाल के तौर पर ये एक साइन वेव की वेव फॉर्म है, ठीक है, साइन वेव फॉर्म, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेगा फेजर। इसका एम्पलीट्यूड है मिसाल के तौर पर कुछ 10 ले, 10, तो जब 0 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी। तो आप एक 10 का वेक्टर लें, मैं बना देता हूँ यहाँ ताकि आपको बात समझ में आए। आप एक 10 का वेक्टर लें, और अगर मैं इसको कहूँ कि ये आपका, सॉरी ये आपका टेढ़ा बनता, ये आपका एक्सिस है। आप जो भी वेक्टर बनाएंगे ना उसकी जो प्रोजेक्शन होगी वो इसकी वैल्यू। अगर मैं पहला वेक्टर बनाता हूँ यहाँ पे 10 एम्पलीट्यूड, तो इसकी प्रोजेक्शन तो इसी पे गिर रही थी, तो कुछ गिर ही नहीं रही, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या है 0। तो आप देखें 0 डिग्री पे 0, 45 डिग्री पर मैं अगर 45 डिग्री पर ये बनाता हूँ, ये डिग्री है 45, इसकी जो प्रोजेक्शन है यहाँ पर ये जो ये गिर रहा होगा ये चीज, ये इसकी इधर की वैल्यू होगी। देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी होती है, जो भी होगी वो ये प्रोजेक्शन। अगर ये मैं 90 कर दूं तो ये चीज वेक्टर यहाँ आ जाएगा, इसकी प्रोजेक्शन यही हो जाएगा, इसलिए sin 91 होता है। इसकी प्रोजेक्शन जो है वही है। फिर ये 135 पे गया तो यहाँ आ गया, इसकी प्रोजेक्शन यही। तो इस तरह से ये घूमते 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 घूमते, यानी ये साइनोसॉइडल वेव इस तरह से चल रही है, और आपका वेक्टर जो है वो सर्कुलर उसमें घूम रहा है। जिस भी पॉइंट पर आपको निकालनी है वैल्यू, उस पॉइंट का एंगल रख के आप वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर उस पॉइंट पर प्रोजेक्शन निकालेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है, the instantaneous value of the sine wave, the instantaneous value at any point is equal to the vertical distance from the tip of the phasor to the horizontal axis. यानी tip of the phasor से horizontal तक जो vertical distance है वो instantaneous है। तो जो इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं, प्रोजेक्शन कह रहे हैं। हम इसका यहाँ पर प्रोजेक्शन गिराएंगे तो ये जो हाइट होगी, एक तो प्रोजेक्शन ये होता है एक्स एक्सिस पे, हम वाई की बात, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा दैट इज इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि हम इस तरह से फेजर रिप्रेजेंटेशन से भी पूरे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि ये एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म है, अब मैं आपसे कहूं कि यार मुझे ये जैसे 225 लिखा है 225 पर चाहिए वैल्यू इंस्टेंटेनियस, तो आप 225 पर निकालेंगे, यहाँ पर कुछ नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। अगर यही काम मैं यहाँ करूँ तो मैं कहूँगा यार 225 वेक्टर तकरीबन यहाँ तक एंगल आएगा, ये होगा 225। अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये वेक्टर बना लेता हूँ, ये 225 बना। तो इसकी टिप से जब हम यहाँ डिस्टेंस लाएंगे, देखो मैं उल्टा आ रहा हूँ, तो पहली चीज नेगेटिव साइन लगेगा, और ये जो भी डिस्टेंस होगा वो जब आप निकालेंगे तो वो यही आएगा जो ये डिस्टेंस होगा, जैसे कि ये दिखाएगा 225 से जो ये डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस है। तो आप आराम से फेजर से अपनी तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं साइंस, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई यस सर। कि हम साइन वेव को फेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अच्छा जी, फेजर्स एंड साइन वेव फार्मूला, ये मैंने आपको पहले करवा चुका हूँ। फेजर और साइन वेव फार्मूला क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि, दोबारा लिख देता हूँ, मैंने भी आपको बताया कि देखिए आपके पास कहीं का भी वोल्टेज अगर ये है वीपी साइन ऑफ ओमेगा टी, इसका फेज एंगल 0 है, तो इसको हम फेजर में इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, एंगल 0। और अगर मैं ये कहूँ कि ये 1 है, अगर ये 2 है, ये वीपी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस समथिंग थीटा ले लें, तो इसको भी आप रिप्रेजेंट इसकी पीक वैल्यू और फेज एंगल से कर सकते हैं, थीटा। तो यही बात बताई गई कि जैसे ये आपकी रिप्रेजेंटेशन किसमें है, इसमें है कि आपकी
साइनसॉइडल रिप्रेजेंटेशन है। इसको अगर आप फेजर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि वीपी साइन थीटा क्या आ रहा है, सिंपल, ये आपके पास इसका फेजर, ये डिस्टेंस जो है ये आ रहा है आपके पास किसी भी एंगल पर, तो आप इसको रिप्रेजेंट इसके वर्टिकल डिस्टेंस आप कर सकते हो, कोई भी एंगल आप रख लें इसमें, जो भी एंगल होगा आपके पास। ओके, अच्छा ये कह रहा है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव फेजर एंगल्स, इसकी कोई खैर ऐसी कोई खास चीज नहीं, इनवाइटर आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। ये देखिए, for the figure in each part of this figure, determine the instantaneous voltage value. Also express each positive angle shown as an equivalent negative angle. The length of each figure represents the peak value. ठीक है, चलिए अगर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना हो तो मैं क्या करूंगा, बताएं यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, इसकी टिप से वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 0 है, इसका आंसर कितना है, 0 वोल्ट। यहाँ देख रहे हैं साइन 90, ये इसकी टिप से यहाँ तक का डिस्टेंस वर्टिकल सबसे हाई, ये पूरा टेम्पल, ये कितना होगा, ये इसकी टिप से जो डिस्टेंस कराएंगे ये वाला डिस्टेंस कराएगा, तो ये तकरीबन 5 वोल्ट होगा। यहाँ की बात करें, ये डिस्टेंस जो गिरेगा तो जब तक डाउनवर्ड डिस्टेंस गिरता रहेगा प्लस रहेगा, ये भी 5 वोल्ट होगा। ये डिस्टेंस, ये चूंकि उल्टा इसमें आना पड़ रहा है, ये -10 वोल्ट, और इसका डिस्टेंस ये भी उल्टा आना पड़ रहा है, ये -5। ठीक है, अच्छा 1 मिनट से हमारा कम रह गया, यहाँ तक बताएं, जल्दी से बताइए कुछ सवाल, जल्दी से बताइए, यहीं तक हम इसको रखते हैं, बाकी हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर आपका क्विज स्टार्ट होगा। यहाँ कोई सवाल?